नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटो पे स्वागत है। क्लास 6 की ज्योग्राफी में हम चैप्टर 6 कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था। इसमें मैंने जो बेसिक्स थी आपको पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से क्लियर कराने की पूरी कोशिश की थी और मैं आशा करता हूँ कि मैं इसमें सफल भी हुआ होऊंगा। आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ आई हों। आज हम उस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम पिछली कक्षा में एक बार हम देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने जो स्थल रूप के निर्माण की प्रक्रिया है या स्थल रूप क्या होता है, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो जो फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं उसे समझा था। उसके साथ साथ हमने पर्वत की जो निर्माण प्रक्रिया है या जो उनके अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया है उसे समझा था और उनके जो प्रकार हैं, जो 3 प्रकार प्रमुख माने जाते हैं, उसे हमने जाना था। जिसमें कि हमने फोल्डेड माउंटेन से लेकर ज्वालामुखी और भ्रंशोत पर्वत तीनों को अच्छे से समझा था। उनके एग्जाम्पल्स को भी देखे थे और पठार के बारे में मैंने जो अंतर भी आपको समझाया था कि पहाड़ी और पठार, इन तीनों में मतलब कि पर्वत, पहाड़ी और पठार, इन तीनों में क्या अंतर है, मैंने इस अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था पिछली कक्षा में, ताकि जो है आपको जनरली आप इस चीज़ को लेके कभी कंफ्यूज ना रहें कि मतलब पहाड़ी और पहाड़ दोनों एक है, ये नहीं समझे। आपको मैंने अंतर अच्छे से समझा दिया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पठार का भी अंतर स्पष्ट कर दिया था कि पठार जो है कैसे अलग है तुलना में पहाड़ या पहाड़ी के। ठीक है, तो इसमें जो अंतर था हमने उन सबको अच्छे से समझा था और आज हम पठार शुरू करने वाले हैं। पठार के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। पठार के लिए जो हमने बेसिक आपको समझाया था उसको जो है छोटा सा एक बार मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रीफली जो है बताऊँगा, फिर हम चैप्टर को रीड करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। पठार के बारे में हमने बताया था कि जो समतल क्षेत्र में एक जो ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा तो हो लेकिन जो उसका शीर्ष है वो बिल्कुल बेडनुमा या टेबल नुमा आकृति का हो, मतलब कि ये इसका ढाल जो है बहुत तीव्र नहीं होगा, तीखा नहीं होगा, कम होगा, फ्लैट होगा, ऊपर बिल्कुल फ्लैट होगा। जबकि पर्वत में क्या होगा, चोटी नुमा होगा, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे उसकी चौड़ाई जो है कम होती जाएगी। पठार में इसके बिल्कुल उल्टा कंडीशन होता है। यही हमने पिछली कक्षा में और अच्छे से समझा था। यहाँ पे बस इतना जानिए, ठीक है, कि ये जो है टेबल नुमा आकृति ऊपर होगा, फ्लैट होगा, बेड नुमा होगा या टेबल नुमा आकृति का होगा। ठीक है, चलिए आज हम चैप्टर को अब शुरू करते हैं, क्योंकि हमने इसका बेसिक जो है पिछली कक्षा में अच्छे से समझ लिया था और आज जो जितनी चीज़ें ज़रूरी थी मैंने एक बार आपको रिकॉल कर दिया है। और चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, पर एक उससे पहले जो है जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे नीचे क्लिक बटन होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको नई नई चीज़ें जो हैं अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पठार उठी हुई सपाट भूमि है, उठी हुई सपाट भूमि है। यह अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। वहीं मैंने बोला कि टेबल नुमा या बेड नुमा मतलब बिल्कुल फ्लैट, उस पर जो है किसी तरह की ऊंचाई या किसी तरह का स्थल रूप नहीं होगा। ठीक है, किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ठीक है, पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये याद रखिएगा, और इसे विश्व की छत भी कही जाती है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं तिब्बत के पठार को, मतलब कि विश्व का छत है वो, मतलब विश्व के सबसे ऊंचा पठारों में माना जाता है इसे। ठीक है, माना क्या जाता है सबसे ऊंचा पठार है ही। ठीक
ठीक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, पठार बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार जैसे दक्षिण अफ्रीका में स्पेशली सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के खाने हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, धनबाद है, हजारीबाग है झारखंड में, जो छोटा नागपुर रेंज की ये बात कर रहे हैं, या सिंहभूमि है, सिंहभूमि वैसे उड़ीसा में है, तो राउरकेला है। तो ये सब इंडस्ट्रियल केंद्र है और कोयला, लोहा, इन सब मिनरल्स का बहुत ही, या अभ्रक है, इन सब का जो है बहुत अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है। ये नेचुरल संपदा के रूप में ये काफ़ी रिच है। तो जब हम क्लास 10th पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबका मैपिंग के साथ हम देखेंगे इन सब का। यहाँ पे इन सब चीज़ों का बस आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन लीजिए। जब हम 9th-10th तक पहुँचेंगे, अगले 15-20 दिन में पहुँच जाने चाहिए, तो हम उस समय उसे बहुत डिटेल में देखेंगे कि भारत में सबका लोकेशन के साथ हम उसे अध्ययन करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले पेज पे। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर की पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। याद रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, स्वर्ण रेखा पे। और ये कहाँ है, छोटा नागपुर पठार रेंज में, मतलब झारखंड में। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है, यहाँ तो इन्होंने नहीं दिया है, तो ये है शरावती नदी पे, माफ़ कीजिएगा, ये है शरावती नदी पे, तालाब श है, शरावती नदी पे। ठीक है, ये कर्नाटक में है। इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है लावा पठार से काली मिट्टी प्रचुरता में, लावा पठार में काली मिट्टी प्रचुरता में होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कई पठारों में रमणीय स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। काली मिट्टी जो है किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कपास के लिए। कपास का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। कॉफ़ी भी कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है, जैसे तमिलनाडु वगैरह के कुछ क्षेत्रों में, जो पर्वतीय जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है कॉफ़ी का उत्पादन, जैसे नीलगिरी की जो क्षेत्र है, रेंज है, वहाँ पे जो है कॉफ़ी वगैरह का उत्पादन होता है। काली मिट्टी का प्रमुख जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्से। तो महाराष्ट्र वगैरह में कपास का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और काली मिट्टी का निर्माण क्या होता है कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं वो जमने के बाद मिट्टी के रूप में धीरे धीरे एक समय के बाद परिवर्तित हो जाते हैं, तो वही जो है काली मिट्टी का रूप ले लेता है या उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो मैं चाह रहा था कि आपको एक बार बता दूं, ताकि आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला है मैदान। जैसे इसके पहले हमने पर्वत कर लिया, पठार कर लिया, अब हमें मैदान देखना है। हम स्थल रूपों को पढ़ रहे हैं तो मैदान भी एक स्थल रूप है। चलिए आगे आते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनी हुई है या बनाए गए हैं। नदियाँ पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हुई उन्हें अपर्दित करती है। पिछली कक्षा में मैंने इसे बहुत आसानी से अच्छे से समझाया था। वे अपर्दन के पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं और अपने ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। जब हिमालय की निर्माण प्रक्रिया पढ़िएगा तो उस समय जो है जब हिमालय निर्मित हुआ, तो जब वो ऊंचाई लिया, अपनी ऊंचाई को बढ़ाया, तो जो उत्तरी मैदान है, जैसे कि जिसमें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश आपका बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक, ये वाला हिस्सा काफ़ी गहरा हो गया था। मतलब कि यहाँ की सारी जो टेथित सागर थी, ये आगे हम पढ़ेंगे, तो ये वाला हिस्सा काफ़ी खाई हो गया था, मतलब कि धंस गया था। जब हिमालय बन गया यहाँ पे, तो इसके नीचे जो दूरी वाला क्षेत्र थे यहाँ पे धंस गया था। तो धीरे धीरे, और इधर साउथ में विंध्याचल वगैरह और पठारी क्षेत्र था, तो बीच का जो हिस्सा था, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेके आप रख लीजिए कि बिहार, पश्चिम बंगाल तक, तो ये इन वाले हिस्सों में जब हिमालय
से नदियाँ नीचे की तरफ आई तो वो धीरे धीरे यहाँ से पर्वत से जो है मिट्टी चट्टान को तोड़ कर ला के धीरे धीरे जमा करती रही, तो लाखों सालों में जाकर इस मैदान का फॉर्मेशन हुआ, निक्षेपण के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। आगे जब हम हिमालय निर्माण प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी डेप्थली करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का भी निर्माण करना आसान होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत उपजाऊ होता है। बहुत उपजाऊ क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इस पे लगातार जो है पर्वतों से मिनरल्स लाए जा रहे हैं और मिट्टी पे जो है नई नई परत लगातार जुड़ती जा रही है निक्षेपण के द्वारा। यही कारण है कि नदियों के जो क्षेत्र आसपास के क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होंगे, क्योंकि उनकी मिट्टी जो है अपडेट होती रहती है, वहाँ पे नई मिट्टी लगातार जमा हो रही है, इसलिए उपजाऊ है, ठीक है। उसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, क्योंकि प्लेन क्षेत्रों में जो है व्हीकल्स को बनाना, रेलवे लाइन को बनाना काफ़ी आसान है, सड़क को बनाना भी काफ़ी आसान है, तो एयरपोर्ट भी बनाना आसान है, तो इसलिए परिवहन के साधन क्या होंगे, काफ़ी निर्माण करना काफ़ी आसान होगा। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। जब यहाँ पे जीवन यापन इतना आसान हो जाएगा तो ज़्यादातर लोग यहीं बसेंगे, नदियों के किनारे क्षेत्रों में। यही कारण है कि गंगा के किनारे देखिए कितने बड़े बड़े शहर हैं, यमुना के किनारे देखिए कितने बड़े बड़े शहर हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल है, जैसे गंगा के किनारे ले लीजिए, इलाहाबाद है, उसके बाद पटना है, भागलपुर है, पश्चिम बंगाल के कुछ शहर हैं, यमुना के दिल्ली है, आगरा है। तो ये सब जो है और भी बहुत छोटे छोटे नदियों किनारे बहुत सारे शहर डेवलप हुए हैं, क्योंकि वहाँ से उसे पानी बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे सिंचाई या लोगों के जीवन यापन के लिए चीज़ें आसान हो जाती है। इसलिए नदियों के किनारे जो है बड़े बड़े नगरों का निर्माण होता है या डेवलपमेंट होता है। यही चीज़ यहाँ पे बहुत कंसाइजली इन्होंने कहा है। आगे आते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने समझ लिया अभी थोड़ी देर पहले। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जीवन यापन काफ़ी आसान है, कृषि करना काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए आज की कक्षा में हम इतना ही रहने देते हैं। पिछली कक्षा में जो इनके इम्पैक्ट्स होते हैं, अगली कक्षा में स्थल रूप एवं लोग उनके जीवन यापन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों को हम बेहतर ढंग से देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। नमस्कार।